Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 13th lecture of matter in our surroundings for class 9th. So in last lecture we have discussed all about evaporation. After it we have seen factors affecting evaporation, in which we have seen about temperature, and second one was surface area of the liquid, third one was humidity of air, and fourth one was wind speed. ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रही थी. मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा था, इवेपोरेशन बढ़ जा रहा था. सरफेस एरिया बढ़ाने से लिक्विड का क्या बढ़ जा रहा था, इवेपोरेशन. जैसे लिक्विड को आप मतलब वाटर को, पानी जो है उसको किस में लीजिए, वाटर को बाल्टी में, और उसी वाटर को आपने सरफेस पर गिरा दिया, तो कौन ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, जो सरफेस पे रहेगा, है ना. तो मतलब एरिया बढ़ाने से क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट होता है. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना कम इवेपोरेशन होगा, ठीक है ना. और विंड स्पीड जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होता है. तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर #12 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास 9 अहद सर सर्च कर लीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है. जिसने भी नहीं देखा वो एक बार देख ले. तो कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट व्हेनेवर अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट मस्ट बी सप्लाइड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है, मतलब वाष्पीकृत होता है, उड़ता है, इट मस्ट बी सप्लाइड द लेटेंट हीट. इसको ज़रूर देना पड़ता है, क्या, लेटेंट हीट देना पड़ता है. लेटेंट हीट किस तरह का, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ताकि वो लिक्विड से वेपर में बदल सके, है ना. लेटेंट हीट क्या होता था, टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता था, ऐसी हीट जो कि स्टेट को चेंज करने में काम आती थी, ठीक है ना. उसी को हम लोग लेटेंट हीट कहते थे. द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स. तो कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन किस चीज़ पे बेस्ड है, जब लिक्विड क्या करता है, इवेपोरेट्स करता है, इट ड्रॉज और टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेज. तो ये क्या करता है, अगर मान लीजिए कोई लिक्विड इवेपोरेट करेगा तो क्या करेगा, ये हीट को खींच लेगा, लेटेंट हीट को खींच लेगा. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से खींच लेगा, फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेज. मतलब कोई भी चीज़ इवेपोरेट, अगर कोई लिक्विड होना चाह रहा है तो उसके कांटेक्ट में कुछ भी आएगा ना, तो उससे वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा वो लिक्विड. मान लीजिए हमारे हाथ पे अल्कोहल है यहाँ पे, या स्पिरिट कोई है ना, कोई भी स्पिरिट है जो बहुत जल्दी उड़ जाता है, हाथ पे रखते ही हाथ का टेम्परेचर लेकर के उड़ जाएगा, है ना. तो उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से लिया, मेरे हाथ से. तो ऐसी कोई भी लिक्विड जो कि टच होने पर हीट को एब्जॉर्ब करके लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, है ना, उसी के बेसिस पे हम लोग को ये सारी चीज़ें पढ़नी है ना. तो द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट ड्रॉज और टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेज. बाय लूजिंग हीट दिस एनीथिंग गेट्स कूल्ड. तो क्या कह रहा है, मतलब इसको कोई भी लिक्विड होगा अगर इवेपोरेट होना चाहेगा तो क्या करेगा, इससे टच होगा, है ना. किस चीज़ से टच होगा, जिसके पास हीट होगी. मतलब मान लीजिए मेरा हाथ ही है, मेरा हाथ तो कुछ तो टेम्परेचर होता है, अगर कोई लिक्विड इससे हीट लेकर के क्या करना चाहेगा, इवेपोरेट होना चाहेगा, तो मेरे हाथ को क्या कर देगा, वो ठंडा कर देगा. इसका मतलब यही हुआ है, जो भी चीज़ उसके कॉन्टैक्ट में आएगी जो कि इवेपोरेट होनी चाह रही है, तो वो क्या हो जाएगी, जो कॉन्टैक्ट में आएगी चीज़ वो ठंडी हो जाएगी. अभी आगे समझ में आएगा. कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड we will now give some examples of the cooling caused by evaporation. If we put a little of spirit, ether और अल्कोहल. ईथर क्या होता है बच्चों, ईथर और पेट्रोल. ईथर क्या होता है, ROR. अब ROR ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें हैं बच्चों, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, समझ में तो आएगा नहीं आप लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, वो समझ लेंगे. ये ईथर होता है, ROR. इस आर का मतलब क्या बच्चों, यहाँ कार्बन हो सकता है ना, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होगा, है ना. यहाँ एक कार्बन हो, आर का मतलब यहाँ एक कार्बन भी हो सकता है
यहाँ कार्बन की चेन भी हो सकती है बच्चों, है ना, ऐसा भी हो सकता है कुछ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई बच्चों, ये ऑर्गेनिक की बातें हैं। अब शायद कई बच्चों को नहीं आता होगा, आता क्या होगा अभी आप लोग पढ़े ही नहीं हैं। यहाँ पे मान लीजिए आर दूसरे तरह का है, कुछ ऐसा है, तो आर ओ आर का मतलब कार्बन की कई चेन, कार्बन कैटिनेशन करता है ना, इसलिए टेट्रावैलेंट होता है, बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है। ये सब आगे मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यही होता है ईथर, है ना। ये ईथर इस तरह से लिखा तो रहेगा नहीं, आपको लैब में मिलेगा। लैब में एक स्पिरिट होता है, उसको ईथर बोला जाता है, ठीक है ना। आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ईथर पढ़ना है, आगे चल के एस्टर पढ़ना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, अल्कोहल पढ़ना है, और ऐसी ही कई चीज़ें आप लोगों को आगे मिलेंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो पेट्रोल भी वही है, ऑर्गेनिक में ही पढ़ा जाता है पेट्रोल को भी। चलिए, केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है ना। अभी 9th और 10th में ये सब टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जैसे ही 11th में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, इफ़ वी पुट अ लिटिल स्पिरिट, ईथर और पेट्रोल, पेट्रोल तो सभी लोग जानते होंगे, एट द बैक ऑफ आवर हैंड, यहाँ पे रखते हैं अगर हम लोग, यहाँ पे है ना, अपने हाथ के पीछे स्पिरिट रखिए, मतलब ईथर रखिए या पेट्रोल रखिए। द स्पिरिट इवेपोरेट्स रैपिडली एंड और हैंड फील वेरी कोल्ड, मतलब यहाँ पे जैसे ही हमने पेट्रोल थोड़ा सा गिराया या हमने ईथर को गिराया, तो वो जो ईथर होगा लिक्विड फॉर्म में होगा और वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा और मेरे हाथ को यहाँ ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। जैसे एसीटोन होता है ना, कीटोन ग्रुप का एसीटोन आपको लैब में मिलेगा। कभी आप लोग जो भी बच्चे हैं चलना चाहेंगे तो मैं खुद आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा। जैसे ही एसीटोन यहाँ रखेंगे आपको बहुत ठंडा ठंडा लगेगा और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जो एसीटोन है वो गायब हो गया, लिक्विड था और वो इवेपोरेट हो गया, ठीक है ना। चलिए, कहाँ थे हम लोग, चलिए हाँ यहाँ तक थे। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट टू चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू द वेपर स्टेट स्पिरिट रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये समझ चुके हैं आप लोग बच्चों। अब अगर लिक्विड जो है वेपर फेज में आना चाह रहा है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, और वो कहाँ से लेगा, हमारे हाथ से ही हीट ले लेगा। मेरे बॉडी का कुछ तो टेम्परेचर होगा तो हीट यहाँ से ले लेगा और हमारे यहाँ पे क्या होने लगेगा, जहाँ से हीट उसने लिया ठंडा फील होगा, है ना। चलिए, द स्पिरिट टेक्स दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड, द हैंड लूजेज हीट एंड गेट्स कूल्ड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। बात समझ में आ गई होगी ये पूरी, इसीलिए मैं कहता हूँ जब कोई चीज़ लाइन नहीं समझ में आए तो आप लोग एग्जाम्पल के लिए वेट किया करिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल दिए आप लोगों को सबको स्ट्राइक कर गया होगा कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन क्या होता है। अरे भाई, कोई लिक्विड लिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, रूम टेम्परेचर पे ही, मतलब 30 डिग्री 35 डिग्री पे ही क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। जैसे पेट्रोल हो गया, है ना, ईथर हो गया, ये लिक्विड के फॉर्म में लैब में होता है। उसको लेकर के थोड़ा सा हम अपने हाथ के पीछे यहाँ पे रखेंगे, है ना। जैसे ही रखेंगे वो उड़ जाएगा। वो उड़ेगा कैसे, मतलब इवेपोरेट कैसे होगा, उसने हीट को मेरे हाथ से ले लिया, उस लिक्विड ने, पेट्रोल ने या ईथर ने मेरे हाथ से हीट को ले लिया और इवेपोरेट हो गया। अब मेरे हाथ से हीट ले लिया तो यहाँ पे ठंडा हो जाएगा ना, वही बोलते हैं कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन भी हो रहा है और उसके कारण यहाँ पे क्या हो जा रही है, कूलिंग हो जा रही है। तो ऐसा कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। हमारी बॉडी छोड़ दीजिए, कुछ हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो, उस पर कोई चीज़ पड़े और उड़ जाए। जैसे आप सोचिए, बारिश होती है, धूप में खड़ी गाड़ी है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई तो उस गाड़ी की हीट को लेकर के वो जो उसकी ड्रेजलिंग है, मतलब बूंदें हैं, वो क्या करेंगी, इवेपोरेट होने लगेंगी हल्का फुल्का। वो दिखेगी नहीं लेकिन इवेपोरेट होगी, धीरे धीरे थोड़ा तेज़ से होगी, है ना। तो वो कहीं से भी लेटेंट हीट ले सकता है, कोई भी लिक्विड हो। लिक्विड जो होता है वो, उसको कहीं से भी हीट मिलेगी, मेरे हाथ से ही नहीं, कहीं से भी मिलेगी, वो हीट ले लेगा, ठीक है ना। और जहाँ से हीट लेगा उसको ठंडा कर देगा, उसी को कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज़ यूजुअली केप्ट इन एन अर्दन पॉट कॉल्ड पिचर और मटका। तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है बच्चों कि पानी को, पहले के समय में, अब आजकल तो लोग जो है आरओ लगाए हुए हैं और किसी को बहुत फुर्सत है तो कोई निकाल के बस फ्रिज में डाल देता है बॉटल को, है ना। पहले के समय में क्या होता था, मटके में पानी को रखा जाता था, है ना।
आजकल भी बहुत कोई समझदार होगा ना तो वो मटके का ज़रूर यूज करता होगा। आप देखिएगा पुराने समय का कोई होगा तो आपके आसपास ही कुछ लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो मटके का आज भी पानी पीते होंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बच्चों मटके का पानी। चलिए, जो हम लोग आर ओ का पानी पीते हैं उसमें काफ़ी जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ना बच्चों, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना। तो वो पानी से काफ़ी अच्छा होता है मटके का पानी, लेकिन उतना साफ़ नहीं कर पाएगा आप जितना आर ओ कर देता है। चलिए, ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज़ यूजुअली केप्ट इन एन अर्दन पॉट। अर्दन पॉट मतलब मिट्टी के बने बर्तन में। कार्ड पिचर, पिचर कहते हैं उसको या मटका कहते हैं। टू कीप इट कूल, किसको कूल करने के लिए, पानी को ठंडा रखने के लिए, है ना। पानी को कौन ठंडा रखता था, पानी को मटका ठंडा रखता था पहले के समय में। तब तो फ्रीज था नहीं, जब फ्रीज का आविष्कार नहीं होता तो कौन ठंडा रखता पानी को, कैसे पीते हैं हम लोग। 40 डिग्री 45 डिग्री का टेम्परेचर अगर हो तो और 40 डिग्री का टेम्परेचर का पानी मिल जाए तो आपके गले से नीचे उतरेगा, नहीं उतरेगा। तो बेसिकली कौन उसको ठंडा रखता था, मटका। अब उसका प्रिंसिपल क्या था आगे समझेंगे। लेट अस सी हाउ इट गेट्स कूल्ड। चलिए देखा जाएगा कि कैसे पानी कूल हो जाता था, है ना, मटके में। द अर्दन पॉट, अर्दन पॉट समझ रहे हैं ना, मटका, हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स। उसके अंदर, मटके के अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छेद होते थे, है ना, बहुत छोटे छेद होते थे। टू द आउटसाइड ऑफ द पॉट, पॉट के बाहर साइड। अभी समझेंगे इसका कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। चलिए, दिस वाटर small pores. The earthen pot has a large number of extremely small pores और holes, है ना। तो जो मटका उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद हैं। इन इट्स वॉल पर, है ना। सम ऑफ वाटर कंटिन्यूसली कीप्स सीपिंग थ्रू दीज पोर्स टू द आउटसाइड ऑफ द पॉट। कुछ वाटर जो उस मटके के बहुत छोटे छेद थे ना, थोड़ा भी बड़ा होता तो सारा पानी बाहर निकल जाता, लेकिन इतने छोटे छोटे छेद थे उसमें से मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल निकल रहे थे, है ना। कुछ वाटर के पार्टिकल निकल रहे थे, है ना, उसके छेद में से, जो मटके का थोड़ा छोटा छोटा छिद्र है या होल्स है उसमें से, है ना, जिसको पोर्स बोले हम। तो दिस वाटर इवेपोरेट्स, चेंजेस इनटू वेपर स्टेट कंटिन्यूसली एंड टेक्स द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन फ्रॉम द अर्दन पॉट एंड द रिमेनिंग वाटर इन। मतलब आप लोग को मैं अभी समझा दूंगा पूरी चीज़ें, है ना, बस थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। तो जो इस मटके में से छेद था छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, उसमें से थोड़े थोड़े वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे थे। अब वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, वो गैसियस फॉर्म में आएंगे, वेपराइज होंगे, तो हीट कहाँ से लेंगे, मटके में रखे पानी से ही तो लेंगे। यानी कि मटके के अंदर का पानी से हीट निकाल करके कुछ मॉलिक्यूल वो बाहर निकल जा रहा है। इसका मतलब अंदर का पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब पोर जो है, होल जो है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि वो एटम या मॉलिक्यूल के साइज का हो जाए, मतलब बहुत छोटा, है ना। चलिए, तो ये हमने बता दिया। इन दिस वे द रिमेनिंग वाटर लूजेज हीट एंड गेट्स कूल्ड। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। ये भी समझ गए होंगे। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ डज नॉट गेट evaporated due to the high value of latent heat of vaporization of water। अब आप जानते हैं कि अर्थ पे या पृथ्वी पर जितना पानी है सब का सब तो उड़ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसको उड़ाने के लिए, मतलब वाटर के लिए, बहुत ज़्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन लगती है ना। एट मैनी प्लेसेस स्पेशली इन विलेज पीपल ऑफन स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम्स ड्यूरिंग द हॉट समर इवनिंग। तो कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब गर्मियों में अपने घर के सामने लोग पानी का छिड़काव कर देते हैं, है ना, ताकि ठंडा रहे। दिस वाटर इवेपोरेट्स बाय टेकिंग द लार्ज हीट latent heat of vaporization from the ground and surrounding air. By losing heat the place becomes cool and comfortable. Please note that water vaporization या vaporizing from the leaves of trees also cools the surrounding air. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, जैसे मान लीजिए गर्मियों के दिनों में कई लोग अपने घर के सामने क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, है ना, छिड़काव करते हैं पानी का। उससे क्या होता है बच्चों, वो वाटर का जो हमने छिड़काव किया वो वाटर क्या करेगा, जो अर्थ मतलब जो मिट्टी घर के सामने की गर्म हो गई थी ना ज़मीन, उससे हीट लेगा, उससे भी हीट लेगा, और जो एयर है ना, एयर में पड़े हुए पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स, उससे भी हीट लेगा और क्या करेगा, वेपराइज हो जाएगा।
और जहाँ से ये वेपराइज हो रहा है, जहाँ से हीट ले रहा, उस जगह को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। इसलिए देखेंगे आप ठंडियों में जब स्प्रिंकल कर देते हैं वाटर को, छिड़क देते हैं, मतलब छिड़काव करते हैं पानी का, उसके बाद बहुत रिलैक्स मिलता है ना। एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती उस समय अगर आपने छिड़काव कर दिया है तो, ठीक है। और वाटर अगर रेस्पायरेशन, मतलब आप लोगों ने ये देखा होगा बच्चों कि पौधों की पत्तियों में से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता जाता है ना। तो वो भी एक क्या एग्जांपल है, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन का, है ना। वहाँ पे भी कुछ ठंडा। तो ये क्या कह रहा है, वाटर वेपराइजिंग फ्रॉम द लीव्स ऑफ ट्री आल्सो कूल्स द सराउंडिंग एयर। मतलब जो पत्तियाँ होती हैं ना पौधों की, वो क्या करती हैं, अगल बगल से हीट लेती हैं एयर से, सराउंडिंग से, और क्या हो जाती हैं, वेपराइज हो जाती हैं। इसका मतलब वो आसपास के माहौल को कैसा कर देंगे, एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देंगे। तो पौधे इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि वो अपने आसपास की चीज़ों को ठंडा भी करता है। एक तो हमको ऑक्सीजन देता है और दूसरे क्या करता है, आसपास की चीज़ों को ठंडा करता है। और बहुत सारे यूज हैं। पौधे नहीं होते तो आप जीवित नहीं होते। कैसे जीवित होते बच्चों, हाँ बताइए। आप पौधे नहीं होते, अनाज नहीं होता तो आप खाते क्या। अभी कई लोग ये सोच रहे होंगे, सर हम तो मांसाहारी हैं, हम तो नॉन वेजिटेरियन है, नॉनवेज खा के काम चला लेते हैं। अरे बच्चों, नॉनवेज जो खाते होगे वो भी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बकरा लिया या जो है मुर्गी लिया, कुछ भी लिया, वो भी तो मतलब पौधे पे ही डिपेंडेंट है। तो लास्टली हम लोग मतलब ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। चाहे आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, पौधे पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको डिपेंड होना पड़ेगा। इसलिए पौधे आपको लगाने चाहिए घर में है ना। अब शहरों में ज़्यादातर लोगों के पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं होती है ना बच्चों, कि सभी लोग पौधे लगा सकें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं छोटी सी ज़मीन में लेकर के रहते हैं ना। लेकिन आप लोग अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप लोग पौधे ज़रूर लगाइए, ठीक है ना। ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए खुद के लिए, क्योंकि घर हमारा कूल रहेगा अगल बगल से, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, पर्स्पिरेशन और स्वेटिंग। पर्स्पिरेशन किसको बोलते हैं बच्चों, पसीने को बोलते हैं। अच्छा ये देखो मटके का यही है, ये मटका होता है, इसके अंदर पानी रखा होता है, ढक दिया जाता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, छोटे छोटे पोर होंगे। इसमें से अंदर से थोड़ा बहुत वाटर का मॉलिक्यूल अंदर की ही पानी से हीट ले करके, है ना, क्या करेगा, वेपराइज हो जाएगा और इस छोटे छोटे छेद में से बाहर आ जाएगा। इसमें मतलब अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। यही बोलना था कूलिंग कॉज्ड बाय वेपराइजेशन में, है ना। चलो, पर्स्पिरेशन, पसीना, और स्वेटिंग। स्वेटिंग मतलब पसीना होता है ना बच्चों, पर्स्पिरेशन मतलब ये पसीना होता है। इज़ और बॉडी, हमारी बॉडी का जो पसीना है ना, बॉडीज़ मेथड ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है। जो पसीना होता है वह हमारे बॉडी को क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। अगर पसीना नहीं होगा ना बच्चों तो आप फीवर से मर जाएंगे, है ना। अगर पसीना ना हो तो आपको फीवर से मरने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों, हमको तो सर पसीना कम आता है लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं। कई बच्चे तो ऐसा सोचते होंगे। बच्चों, आपको पसीना होता होगा लेकिन वो इवेपोरेट हो जाता होगा, कम होता होगा लेकिन होता ज़रूर होगा, ठीक है ना। बहुत गर्मी बढ़ जाए, अभी मान लीजिए 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, 45 डिग्री, तो आदमी के मतलब 45 डिग्री पे सर्वाइव कैसे करेगा बच्चों। बॉडी का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तब तो आपको बहुत भयंकर बुखार हो गया। 36 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड जब होता है तो मान लीजिए आपका फ़ारेनहाइट स्केल पे 96 पॉइंट कुछ होता होगा। जैसे ही 40 डिग्री पहुँचेगा 100 फ़ारेनहाइट पहुँच जाएगा, है ना। मतलब जो आप थर्मामीटर से नापते हैं 100 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो 107 के आसपास जो है फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो 160 डिग्री के टेम्परेचर में आप जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, है ना, बहुत कम पॉसिबल है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि रेगुलर पसीना निकलता रहे। अब रेगुलर पर्स्पिरेशन होता रहेगा, अंदर से पसीना निकलता रहेगा तो अंदर की गर्मी वो पसीना बाहर निकाल देगा, यानी अंदर ठंडा हो गया। फिर गर्मी पड़ेगी, फिर गर्म होगा, फिर और पसीना निकलेगा, है ना। तो ये पसीना निकलना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ये प्रोसेस जो है पर्स्पिरेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते होंगे अरे इसको बहुत पसीना होता है, उसको बहुत पसीना होता है। ठीक है, होता है, तो ये एक प्रोसेस है बच्चों। ऑन अ हॉट डे or after doing some physical exercise, when our body temperature tends to rise too much, or sweat glands give out moisture or sweat on our skin,
When this sweat evaporates, it takes the latent heat of vaporization from our body. This keeps our body cooled. ये सब समझा दिया बच्चों कि हमारे गर्मियों के दिनों में या हम एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी के अंदर से पसीना निकलता है। वो पसीना कैसे निकलता है, अंदर की हीट लेकर के बाहर निकल जाता है और हमारी बॉडी थोड़ा ठंडी रहती है, यही बोल रहा है। वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ इन हॉट समर डेज टू कीप कूल एंड कम्फर्टेबल, मतलब कि अपने आप को गर्मियों के दिनों में ठंडा और कंफर्टेबल, है ना, फील कराने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को कॉटन का जो है क्लोथ कपड़ा हमको इस्तेमाल में लेना चाहिए। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। वी गेट अ लॉट ऑफ स्वेट, पसीना ऑन आवर बॉडी इन हॉट समर डेज। नाउ कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो इट एब्जॉर्ब्स द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, है ना, एंड एक्सपोजेज इट टू द एयर और एटमॉस्फेयर for evaporation. The evaporation of this sweat cools our body, है ना। The synthetic clothes made of polyester etc. मतलब जो क्या कह रहा है ये कि आपने अगर कॉटन का कपड़ा पहना तो वो हमारी बॉडी से क्या करेगा, वो एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है ना, वाटर का, वाटर एब्जॉर्बर होता है। कोई भी कॉटन की चीज़ें क्या होती है, वाटर एब्जॉर्बर होती है। अब पसीना भी तो वाटर से ही बना, अब उसमें साल्ट वगैरह प्रेजेंट है, वो अलग की बात है ना। तो उस पसीनों को क्या करेगा, कॉटन का जो कपड़ा आप पहनेंगे एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको एयर में एक्सपोज कर देगा, मतलब उसको क्या करेगा, मतलब हवा जो है उसको इवेपोरेट करा देगी। पसीना कपड़े ने सूखा, उस पसीने को इवेपोरेट करने में किसने मदद कर दी, एयर ने, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए, ओके, सो दे फेल टू कीप आवर बॉडी कूल इन समर। ओके, क्या कहने का मतलब है, देखिए ये क्या कह रहा है, द सिंथेटिक क्लोथ मेड ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के कपड़े जो होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं बच्चों, है ना, वो सस्ते होते हैं और डू नॉट एब्जॉर्ब मच ऑफ स्वेट, ज़्यादा स्वेट नहीं ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कॉटन कर सकता है, पॉलिस्टर नहीं कर सकता है, और ये थोड़ा सस्ते भी पड़ते हैं ना, तो ज़्यादा स्वेट ये नहीं अगर एब्जॉर्ब कर पाएगा तो गर्मियों के दिन में इसको पहनना सही रहेगा, नहीं, क्या होगा, ये फेल हो जाएगा, ये पॉलिस्टर का कपड़ा फेल हो जाएगा टू कीप आवर बॉडी कूल एंड इन समर। समर के गर्मियों के दिनों में हमारी बॉडी को ठंडा नहीं रख पाएगा। अ फैन इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, है ना, अगर एक पंखा चल रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा देता है ना, इसीलिए हमारे पसीने जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। आप फैन बंद करिए गर्मी के दिन में, देखिए कितना पसीना होगा, है ना। मॉइस्चर को भी जल्दी सुखा देता है फैन जो होता है, एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर जो होंगे फ्रॉम और स्किन एंड मेक्स अस फील कूल एंड कंफर्टेबल। पंखा चलाने के बाद कितना अच्छा लगता है आराम। द कूलिंग इन अ डेजर्ट रूम, है ना, कूलर। द कूलिंग इन अ डेजर्ट रूम कूलर। डेजर्ट रूम कूलर क्या होता है बच्चों, वो लोहे वाला जो कूलर होता है जो पानी फेंकता है हल्का हल्का, है ना, हल्का हल्का पानी फेंकता है ना, बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स वाटर के फेंकता है ना। द कूलिंग इन अ डेजर्ट रूम कूलर इज़ कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जो मतलब डेजर्ट रूम कूलर लगा दिए, अब अंदर ठंडा कैसे होगा, वो वाटर के पार्टिकल फेंकेगा वो कूलर अंदर की तरफ, और अंदर की सारी हीट वो वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे एब्जॉर्ब कर लेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे, है ना। अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डेज बिकॉज द हायर टेम्परेचर ऑन अ हॉट डे increases the rate of evaporation of water and the, ये पढ़ लीजिएगा बच्चों, ये सब चीज़ें हम जानबूझ के ऐसे पढ़ रहे हैं, ये सब जल्दी आप लोग का पार्ट है। एंड द ड्राइनेस ऑफ एयर, लो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। सो ड्राइनेस ऑफ एयर को क्या कहते हैं, लो ह्यूमिडिटी। अगर वेटनेस है तो मतलब हाई ह्यूमिडिटी है। आल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना, तो जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर और डेजर्ट रूम कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे। तो ये पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, हमने प्रिंसिपल बता दिया आपको बच्चों। डेजर्ट कूलर का क्या काम है, वो एंड द ड्राइनेस ऑफ एयर आल्सो इंक्रीजेज, ये दो अलग अलग चीज़ें उसको मर्ज करके बता रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा बच्चों, है ना। मैंने डेजर्ट कूलर का प्रिंसिपल बता दिया, वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स वाटर के अंदर फेंकेगा, उसको उसके जो पार्टिकल होंगे वाटर के वो क्या करेंगे, हीट को रूम के मतलब जो एयर के पार्टिकल होंगे उससे एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो जाएंगे, वो तो उड़ गए, और बाकी जो बच गया रूम में चीज़ वो ठंडा हो गया। यही प्रिंसिपल होता है डेजर्ट रूम कूलर का।
It is a common observation that we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than from a cup. मतलब हम लोग किससे जल्दी पी सकते हैं, एक प्लेट से कप के मुकाबले. क्यों? This can be explained as follows. Saucer has a large surface area. Due to the large surface area of saucer, the evaporation of hot tea or milk from the saucer is faster, and this faster evaporation cools the hot tea or milk more quickly, making the convenient for us to drink it. ये क्या कह रहा है बच्चों कि जो हमारे पास कप होता है उसका एरिया, उसका सरफेस एरिया कम होता है और सॉसर का ज़्यादा होता है, ठीक है ना. तो इसी लार्ज सरफेस एरिया की वजह से जो इवेपोरेशन होता है गर्म चाय का, है ना, फ्रॉम द सॉसर इज़ फास्टर. मतलब सॉसर से ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट हो पाएगा गर्म चीज़ें, गर्म चाय या गर्म दूध, और कप से धीरे धीरे इवेपोरेट होगा. एंड दिस फास्टर इवेपोरेशन कूल्स द हॉट टी. और वो जल्दी जल्दी जब इवेपोरेट थोड़ा सा हो जाएगा ना सॉसर में से, क्योंकि एरिया बढ़ गया, वो जल्दी से चाय को या मिल्क को क्या करेगा, ठंडा कर देगा, ठीक है ना. ये सारे एग्जांपल्स आप लोगों को एकदम क्लियर हो गए होंगे. कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन आप लोग समझ चुके होंगे. टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर. अब कैसे हम पता लगाएं कि वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, सोचिए. देखिए, टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, कैसे पता लगाएं कि वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है. तो देयर इज़ ऑलवेज सम वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस. हमारे चारों ओर वाटर वेपर होते हैं हवा में, है ना, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर कीप्स ऑन चेंजिंग. ये लगातार क्या हो रहे हैं, अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर एयर में है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना. वाटर वेपर कम्स इनटू द एयर फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड ओशियन. जो झीलों, नदियों, तालाबों और समुद्रों में पानी पड़ा है, उसका जो इवेपोरेशन हो रहा बार बार, उसकी वजह से एयर में वाटर के क्या आ जाते हैं, वेपर आ जाते हैं. वाटर वेपर इज़ आल्सो गिवन आउट बाय द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. मतलब पौधे भी क्या करते हैं, वाटर वेपर देते हैं. किस प्रोसेस से, ट्रांसपीरेशन से. पत्तियों में से पानी का इवेपोरेट होना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है. ये बायो का वर्ड है, ठीक है. चलिए, इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स. एनिमल गिव्स आउट वाटर वेपर व्हेन दे ब्रीथ आउट एयर. एनिमल क्या करते हैं, वाटर वेपर निकालते हैं जब वो एयर को ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब सांस छोड़ते हैं. तो लैंड आल्सो गिव्स वाटर वेपर ऑन बीइंग वार्म्ड बाय द सन. सन से, सूर्य से गर्म होने के बाद ज़मीन भी क्या करता है, वाटर वेपर देता है बनाता है. ऑल दिस वाटर वेपर गोज इनटू द एयर अराउंड अस. ये कहाँ चले जाते हैं, सारे वाटर वेपर एयर में चले जाते हैं जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट इन एयर. अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे जो कि सभी बच्चों ने किया होगा, है ना. देखिए क्या होगा, हम लोग पता लगाएंगे कि वाटर वेपर है कि नहीं एयर में. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर कैन बी shown by the following experiment. We take a steel tumbler and put some well crushed ice into it. हम लोगों ने एक स्टील का क्या ले लिया, ग्लास ले लिया समझ लीजिए, है ना, और उसमें आइस को फ्रीजर से निकाल के तोड़ करके छोटा छोटा उसमें डाल दिया. वाइप द टम्बलर फ्रॉम आउटसाइड विद अ पीस ऑफ क्लीन ड्राई क्लोथ. और इस टम्बलर को क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से साफ़ कर लेंगे पहले, है ना. सो एज टू मेक इट आउटर सरफेस कम्प्लीटली ड्राई, ताकि इसका आउटर सरफेस क्या हो जाए, कम्प्लीटली सूखा हो जाए. अलाउ द आइस कंटेनिंग स्टील टम्बलर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर अबाउट 5 मिनट. 5 मिनट के लिए इसमें आइस डाल करके हम लोग बिना छुए क्या करेंगे, रख देंगे. अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्टील टम्बलर. स्टील के बर्तन पे बाहर की तरफ से क्या दिखेगा आपको, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स, किसके, बहुत ज़्यादा वाटर के आकर के इस पर अटैच हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, है ना. ऐसा आप लोग फ्रीजर में रखे हुए बॉटल के साथ भी देखते होंगे. बॉटल में पानी रख दीजिए फ्रिज में, आप देखेंगे चारों तरफ से इस तरीके से वाटर वेपर, मतलब वाटर के क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी जो मॉलिक्यूल होंगे या ड्रॉप्स होंगे, वो आकर के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, है ना. दिस हैपन्स एज फॉलोज. द एयर अराउंड द स्टील टम्बलर कंटेन्स वाटर वेपर इन इट. ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एयर जो इसके चारों तरफ प्रेजेंट रहेगा
उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है। व्हेन दीज वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड आउटसाइड सरफेस ऑफ स्टील टम्बलर दे कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वाटर। मतलब कहने क्या है, जो एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर है ना, वो गैस के फॉर्म में होते हैं। वो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएंगे, इसके पास आएंगे, तो ठंडे हो जाएंगे। आइस का मतलब आइस क्या करेगा, उनके टेम्परेचर को लेने लगेगा, मतलब उनको ठंडा करने लगेगा आसपास की एयर को। वो क्या होंगे, लिक्विफाइड हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। चलिए, द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ अ टम्बलर कंटेनिंग क्रस्ड आइस शोज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो ये चीज़ें सभी लोगों ने करके देख ली होगी। हाँ, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि वाटर वेपर होता है। अब देखिए बच्चों, इसको तो आगे हम लोग को पढ़ना ही है, 9th में तो उतने ज़्यादा नहीं पढ़ने से मतलब है, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 more स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस तो समझ चुके थे, 2 और स्टेट होता है बच्चों, प्लाज्मा और बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोर-आइंस्टाइन कंडेंसेट की जो बात कर रहा है और प्लाज्मा की जो बात कर रहा है, ये देख लिया जाए। साइंटिस्ट नाउ से दैट देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा तो हम लोग तीनों देख चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, कंडेंसेट, उसको देख लीजिए। प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन का मिक्सचर होता है। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड द 4th स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स। कहाँ मिलता है प्लाज्मा, स्टार्स में मिलता है। ये किस चीज़ का मिक्सचर है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन। आयन क्या होता है बच्चों, आयन आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए ये सोडियम है, अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, Na+ बनेगा और 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा, है ना। तो मान लीजिए इसको हमने 10 करोड़ सोडियम ले लिया, पानी में डाला तो 10 करोड़ Na+ बनेगा और 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। इसका मतलब ये सोडियम प्लस आयन बना रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ रहा है। तो इसी के मिक्सचर को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं बच्चों, है ना। अब वहाँ पे कुछ और होगा, हाइड्रोजन गैस वगैरह होंगी, है ना। मान लो जैसे हाइड्रोजन है, इसको हमने बहुत हीट कर दिया, ये किस फॉर्म में टूट जाएगा, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 2 हाइड्रोजन है ना, 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 हाइड्रोजन कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 हाइड्रोजन से 1 H+ आना चाहिए, 2 हाइड्रोजन से 2 H+ आएगा। तो ये मिक्सचर जो होता है ना बच्चों, इसी मिक्सचर की वजह से, अब कुछ और भी होता है साथ में, अभी फ़िलहाल इतना समझिए। यही मिक्सचर जो है ये प्लाज्मा स्टेट तैयार करती है, कहाँ पे, स्टार्स में, है ना, तारों में। चलिए, इनसाइड द स्टार्स, अच्छा सन में भी यही होता है, ठीक है ना। इनसाइड द स्टार्स द टेम्परेचर इज़ सो हाई दैट द एटम्स ब्रेक अप। तो स्टार्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, या सन के अंदर बहुत टेम्परेचर होता है, तो एटम क्या होते हैं, टूट जाते हैं। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स अवे फ्रॉम द एटम्स कन्वर्टिंग द रेस्ट ऑफ द एटम्स इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। मतलब जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे जिस एटम से, उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिए, है ना, और अपने अलग से निकल गए। ठीक है। दिस मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन इन अ स्टार्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। द सन एंड अदर स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। तो सन भी ग्लो करता है और स्टार्स भी ग्लो करते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है ना बच्चों। तो सन और स्टार्स क्यों ग्लो करते हैं, क्योंकि वो उसमें प्रेजेंस होती है प्लाज्मा की। प्लाज्मा कैन आल्सो बी मेड ऑन द अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ ग्लास ट्यूब। अच्छा, ये क्या कह रहा है बच्चों, प्लाज्मा यहाँ भी बनाया जा सकता है ना। कैसे बनाया जा सकता है, इसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, है ना। ऐसे एक ट्यूब लेना पड़ेगा, है ना, एक ट्यूब लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैथोड लगाएंगे, यहाँ एनोड लगाएंगे, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, है ना बच्चों। ऐसा कुछ करेंगे, अभी आप लोग को यहाँ पे बहुत परेशान नहीं होना है। ऐसा करेंगे और इसको एक सक्शन पंप लगा करके एयर एकदम प्रेजेंस कम कर देंगे, मतलब प्रेशर लो कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल रह जाएंगे एयर के, है ना, थोड़े बहुत। अब ये क्या होंगे बच्चों, बहुत लो प्रेशर पे और बहुत हाई टेम्परेचर पे, मतलब 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 टेम्परेचर नहीं सॉरी, बहुत हाई वोल्टेज करंट पे। टेम्परेचर का यहाँ मतलब नहीं है बच्चों। 10,000 वोल्ट का अगर हम क्या दे दें, करंट दे दें और इसको प्रेशर को बहुत कम कर दें,
तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस रहेगी तो वो क्या होगी H+ और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आयनाइज हो जाएगी। और यहाँ पे हमको वैसे ही चमकता हुआ कुछ दिखेगा, है ना, ट्यूब के अंदर, ग्लास का जो ट्यूब लिए है ना, इसी को प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं और अर्थ पे भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बताने का कोई मतलब नहीं बच्चों, कोई नहीं बताता है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आपको जानबूझ के बता दिया ताकि आप लोग का दिमाग जो है खुल सके, है ना। इसके तो बस कहने का मतलब ये है कि अर्थ पे भी ये प्लाज्मा स्टेट बनाई जा सकती है। ठीक है, मैंने आप लोग को डिफाइन कर दिया। द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स फ्रॉम प्लाज्मा व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन। चलिए ये सब समझ चुके हैं बच्चों, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। फ्लोरेसेंट क्या होता है, चमकने वाली चीज़, है ना। फ्लोरेसेंट मटेरियल का मतलब कोई ऐसी पॉलिश कर दिया गया है जिसकी वजह से वो उस पर कुछ रेस पड़ने से वो चमकती हो। तो जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करूँगा, है ना बच्चों। अभी झूठ मूठ का थोड़ा सा लिखा है और कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करना, तो थोड़ा बहुत पढ़ करके मैं समझा दे रहा हूँ जितना हो सकता है। अ फ्लोरेसेंट ट्यूब में कंटेन हीलियम गैस। जो ये मैंने ट्यूब बनाई है ना बच्चों, इस पर पेंटिंग होती है, चारों तरफ से कोटिंग होती है, फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है उसमें, है ना। ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है में कंटेन्स हीलियम गैस और सम अदर गैस, मतलब कोई भी गैस लेंगे, हल्की ही लेंगे। एंड अ नियॉन साइन बल्ब कंटेन्स नियॉन गैस। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ फ्लोरेसेंट ट्यूब the gases present in them get ionized to form plasma. This plasma makes a fluorescent tube or neon sign bulb to glow. ठीक है। In 1920 an Indian scientist Satyendra Nath Bose did some calculations for the fifth state of matter. On the basis of these calculations, Albert Einstein predicted the existence of new state of matter called Bose-Einstein condensate BEC. The fifth state of matter called Bose-Einstein condensate was finally achieved by three scientists, Cornell, Cattrall and Wieman of USA by cooling a gas of extremely low density, about 100,000 the density of normal air, to super low temperature, है ना। वी आर नाउ इन अ पोजिशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसको इतने अच्छे से समझाया नहीं बच्चों इस बुक में, है ना। तो आप लोग घबराइए नहीं, इसकी इतनी आवश्यकता भी नहीं। बस ये जान लीजिए कि प्लाज्मा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स का मिक्सचर होता है। और बोस ने कुछ ऐसा किया, सत्येंद्र बोस ने, जिसको आइंस्टीन ने फर्दर क्या किया, प्रिडिक्ट किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होगा, है ना। जिसको फर्दर किसने वर्क किया, जिस पे कॉर्नेल ने, कैट्रल ने और वीमन ने। कहाँ के थे ये लोग, यूएसए के थे। बाई कूलिंग द, किस चीज़ को, गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है बच्चों, उसका प्रेशर बहुत कम कर दीजिए, तो प्रेशर कम होगा तो पर यूनिट वॉल्यूम गैसेस कम होंगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, मतलब एक एटमॉस्फेयर होती है एयर की डेंसिटी, उससे सैकड़ों हज़ारों मतलब टाइम्स क्या करें, डेंसिटी को कम कर दें। टू सुपर लो टेम्परेचर, है ना, ताकि टेम्परेचर को भी क्या किया जा सके, कम कर दिया जाए, है ना, बहुत कम कर दिया जा सके। वी आर नाउ इन पोजिशन। ठीक है बच्चों, इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, इसको इतने छोटे में लिख दिया है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप लोग जितना ज़रूरत की चीज़ें हैं समझ चुके हैं। कोई भी डाउट रहेगा बच्चों आप लोग लिख दीजिएगा, सर यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई, है ना। अब हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग प्योर, इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग प्योर। ये सेकंड चैप्टर हम लोग का, उसको पढ़ना है, उसको भी इतने ही बढ़िया वे में पढ़ेंगे। बच्चों एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि जो छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, उसको सही से ना पढ़ करके हल्का फुल्का, मान लीजिए जो चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं आपके लिए ऐसे छोड़ दूँ, है ना। सारी चीज़ें नहीं, जो एकदम इम्पॉर्टेंट होगी वो तो मैं पढ़ाऊँगा एक एक लाइन, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे होती ना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैं क्या करूँगा, आपके लिए थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ करके आगे बढ़ जाऊँगा, ताकि आप उसको पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं आप कुछ भी, चाहे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो या कम इम्पॉर्टेंट हो, इम्पॉर्टेंट होता है सब कुछ, है ना। आप लोग नहीं छोड़ेंगे, वो मैं जानबूझ के छोड़ दूँगा ताकि आपको जल्दी जल्दी थोड़ा आगे ले चलूँ, है ना। क्योंकि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें आप लोग बहुत सिंपल होती हैं, समझते भी हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी कराऊँ, है ना,
13 लेक्चर 10 लेक्चर में कम से कम हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। 13 लेक्चर जो होता है बच्चों बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो इतना लेंदी नहीं होगा। देखिए, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें हम लोग को मैटर के बारे में पढ़ना है। तो इसको भी कंप्लीट करने में लगभग मान के चलिए कि 10 लेक्चर लग जाएगा, है ना। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, उस तरीके से तो लगभग लेंथ बराबर ही है। जो आपका पहला चैप्टर है और जो दूसरा चैप्टर है लगभग बराबर ही समझिए। तो इसको हमने 13 लेक्चर में कवर किया है, तो उसको 10 लेक्चर में करेंगे, है ना। थोड़ा जल्दी करेंगे। क्यों जल्दी हो जाएगा? क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ कुछ चीज़ें मैं जल्दी से आपको शो करके आगे बढ़ लूँगा, है ना। तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों, धन्यवाद।